आज के इस व्याख्यान में हम मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, साबुनों के शोधन की क्रियाविधि और कॉयलाइडों के बनाने की विधियों का वर्णन करेंगे। आप तैयार होंगे? सर्वप्रथम आज का हमारा टॉपिक होगा मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ द मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन से पूर्व आपको साबुन के बारे में बताना उचित होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। वसा अथवा तेल पर कास्टिक सोडा अथवा कास्टिक पोटास की क्रिया करने पर एक लवण प्राप्त होता है और साथ में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। जो सोडियम लवण होते हैं वो प्राय कपड़े धोने के साबुन होते हैं और जो पोटेशियम लवण होते हैं वो प्राय नहाने के साबुन। अब हम साबुन बनाने की विधि के बारे में जानते हैं। साबुन किस प्रकार बनाया जाता है? जो हमारे पास वसाएं होती हैं या तेल होते हैं उस पर हम कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास की क्रिया करें तो साबुन प्राप्त होगा और साथ में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CH2COO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHCOO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2COO C17H35। ये कौन सी वसा है? स्टीयरीन। इस पर हम कास्टिक सोडा की क्रिया करें तो 3 अणु कास्टिक सोडा की क्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास? सोडियम स्टीरेट C17H35 COO Na प्लस ग्लिसरॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ग्लिसरॉल प्राप्त होगा और ये क्या बनेगा हमारे पास? साबुन। तो इस तरह से स्टीयरीन नामक वसा पर कास्टिक सोडा की क्रिया करने से सोडियम स्टीरेट प्राप्त होगा जो कि एक कपड़े धोने का साबुन है। तो इस प्रकार हमने साबुन प्राप्त कर लिया। अब हम पुनः वहीं पर आते हैं जहां भी आपको छोड़ा कि जो मिसेल फॉर्मेशन है वो किस प्रकार होता है। यहां पर हम जो उदाहरण ले रहे हैं वो हम सोडियम स्टीरेट का ले रहे हैं। सोडियम स्टीरेट C17H35 COO Na स्टीयरीन नामक वसा पर कास्टिक सोडा की क्रिया करने से सोडियम स्टीरेट मिलेगा जो कि एक साबुन है। इस साबुन के 2 पार्ट हैं। एक तो इसमें नेगेटिव पार्ट होता है C17H35 COO नेगेटिव पार्ट है और दूसरा इसमें एक पॉजिटिव पार्ट है Na। ये जो नेगेटिव पार्ट है यह है स्टीरेट आयन। ये नेगेटिव पार्ट क्या है इसका? स्टीरेट आयन। और जो पॉजिटिव पार्ट है इसका ये क्या है? यहां पर सोडियम आयन। ये स्टीरेट आयन और ये सोडियम। ये जो स्टीरेट आयन होता है इसमें 17 जो कार्बन आपके पास है इसकी चेन है और इसके कॉर्नर पर COO लगा हुआ है। इस प्रकार टोटल हमारे पास कार्बन कितने हो जाएंगे? 18। राइट। अब जो ये सोडियम स्टीरेट होता है इससे मिसेल कैसे बनता है इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको कर रहे हैं। जो स्टीरेट आयन है यहां पर जो स्टीरेट आयन है C17H35 COO नेगेटिव जो आयन होता है इसके 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? जैसे इस चित्र में देखिए ये जो पोर्शन आपको चमक रहा है यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन यहां से यहां तक का है ये नॉन पोलर है। ये R पार्ट, इसको हम R क्या है यहां पर? C17H35
ये एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन चेन है, 17 कार्बन की चेन है, 17 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 7। तो इस तरह से 17 कार्बन की एक श्रृंखला है आपके पास, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इसको नॉन पोलर टेल कहा जाता है। क्या कहता है? नॉन पोलर टेल या अध्रुवीय पुच्छ। ये जल विरोधी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। दूसरा एक इसका पार्ट क्या होता है, जो ये पार्ट है COO नेगेटिव वाला पार्ट है, ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड, जल स्नेही शीर्ष। तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग क्या है, एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो अध्रुवीय पुच्छ है, और दूसरा भाग क्या है इसका, जो नेगेटिव वाला पार्ट इसका बाहर का हिस्सा है, COO माइनस आयन जो लगा हुआ है, हाइड्रोफिलिक हेड है, जल स्नेही शीर्ष है। जल स्नेही शीर्ष को हम ध्रुवीय आयनिक शीर्ष भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, ध्रुवीय आयनिक शीर्ष। क्लियर? तो जो हमारे पास स्टीरेट आयन हुआ उसके दो भाग हो गए। एक तो पार्ट हो गया जल विरोधी पुच्छ के रूप में, यहां से यहां तक का जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R है। दूसरा इसका COO वाला पार्ट जो है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, जल स्नेही शीर्ष है। इसको ध्रुवीय आयनिक शीर्ष भी कहा जाता है। ये अध्रुवीय होती है और ये पोर्शन ध्रुवीय होता है। ये जो स्टीरेट आयन है, इस स्टीरेट आयन जो पृष्ठ पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि इसका COO वाला जो पार्ट है वो जल में आ जाता है। जो हमारे पास श्रृंखला थी, अभी आपको श्रृंखला बताई थी, इस तरह से श्रृंखला है, और लास्ट में ये जो आयन था COO आयन, तो ये जो श्रृंखला जो R श्रृंखला है आपकी, जो 17 कार्बन की है यहां से यहां तक की, तो इसमें क्या है कि ये इस तरह से इसमें विलय हो जाती है कि नेगेटिव वाला पार्ट तो आ जाता है जल के अंदर, और जो पॉजिटिव जो आपके पास हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये आ जाती है इसके ऊपर, जो पृष्ठ से दूर चली जाती है। स्टीरेट आयन का जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, COO वाला जो पोर्शन है, वो तो आ जाता है जल के अंदर, ठीक है, और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो इससे पृष्ठ से दूर रहता है, यानी बाहर की तरफ रहता है। क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर ऋणायन विलयन के साथ स्थूल में चला जाता है, जो विलयन होता है उसके स्थूल में चला जाता है, और गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन की जितनी भी श्रृंखलाएं होती हैं वो सारी की सारी श्रृंखला गोले के केंद्र की ओर इंगित होती हैं, यानी वो सारी श्रृंखला गोले के केंद्र की ओर आ जाती हैं, और जो COO भाग है वो गोले के पृष्ठ पर रहता है। देखिए फिगर को, ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये सेंटर हो गया, ये सारी की सारी श्रृंखलाएं इसकी डायरेक्शन कहां, केंद्र की ओर, इसकी डायरेक्शन कहां, केंद्र की ओर, ये भी केंद्र की ओर है, ये भी केंद्र की ओर है, ये भी केंद्र की ओर है, ये सब केंद्र की ओर चल रही है ना सारी श्रृंखलाएं। तो ये सारी श्रृंखलाएं कहां इंडिकेट हो रही हैं, केंद्र की ओर इंडिकेट हो रही है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां, तो बाहर की तरफ है इसमें। तो गोले के पृष्ठ पर COO पार्ट आ गया, तो आयनिक विशेल बन गई यहाँ पर। तो आयनिक विशेल में क्या है कि ये एक पुंज टाइप का स्ट्रक्चर बन गया ना, ये पुंज पूरा, तो इसी को आयनिक मिसल कहते हैं। एक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, आयनिक मिसल कहलाता है। हाँ, अब इस मिसल में क्या हो सकता है कि इस प्रकार के 100 तक आयन इसमें हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक मिसल के अंतर्गत इस प्रकार के कितने आयन हो सकते हैं, 100 आयन भी हो सकते हैं। क्लियर? अब है आपके पास साबुनों की शोधन क्रिया, क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ द सोप्स। साबुन किस प्रकार सफाई का कार्य करते हैं। साबुन के अणु तेल की बूंदों या ग्रीस के चारों ओर इस प्रकार मिसेल बनाते हैं कि स्टीरेट आयन का जल विरोधी भाग बूंदों के अंदर होता है और जल स्नेही भाग
चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। मतलब साबुन के अणु तेल की बूंदों या ग्रीस के चारों ओर इस प्रकार से मिसेल बनाते हैं कि जो स्टीरेट आयन का जल विरोधी भाग है वो कहां चला जाता है, बूंदों के अंदर, और जो जल स्नेही भाग है वो चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। देखिए कपड़ा है आपके पास, ये कपड़ा है, नीचे वाला ये लाइन कपड़ा है, और ये पोर्शन है ग्रीस, ये क्या लगी हुई इस पर, ग्रीस। ये पोर्शन ग्रीस लग गई आपके पास, कपड़ों पर ग्रीस लग गई, आपको समझाने के लिए लगा दें, ग्रीस है। अब ग्रीस लग गई और आपने इसको साबुन के कपड़े में, साबुन में डिप कर दिया, तो ग्रीस बूंदों के चारों ओर कैसी है, इस पर जो स्टीरेट आयन है उसका नेगेटिव पार्ट एक कांटों की तरह, जो इसका जल स्नेही भाग है वो चिकनाई की बूंदों की तरह कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, और जो जल विरोधी भाग है वो कहां है, अंदर की तरफ है। तो इस तरह से स्टीरेट आयन का जल विरोधी भाग बूंदों के अंदर आ जाता है, और जो जल स्नेही भाग है वो चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। ये जो COO वाला पार्ट है ये पृष्ठ पर है, और ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये केंद्र की ओर इंगित हो रही है। इस प्रकार स्टीरेट आयनों के द्वारा एक मिसेल का निर्माण आपको दर्शाया गया। अब चूंकि ध्रुवीय समूह जल से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, अतः स्टीरेट आयनों से घिरी हुई तेल की बूंदें जल में खिंच जाती हैं और गंदी सतह से हट जाती हैं। ये आपके पास साबुन के शोधन की क्रियाविधि है। अब हम आपको कोलाइड के बनाने की विभिन्न विधियों के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम है हमारे पास रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। इनमें मुख्य रूप से होती हैं उभय अपघटन अथवा द्विक अपघटन, दूसरा ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन, अपचयन मीन्स रिडक्शन, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस। ये हमारे पास रासायनिक विधियां हैं। एक एक करके सभी विधियों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहली विधि है हमारे पास उभय अपघटन अथवा द्विक अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन। इस विधि के द्वारा धातु सल्फाइडों के सॉल्व प्राप्त किए जाते हैं। धातु सल्फाइड, कौन कौन से धातु सल्फाइड, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड हो गया, इसी विधि से बनाएंगे। क्यूप्रिक सल्फाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, बिस्मथ सल्फाइड हो गया, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, लेड सल्फाइड है, एंटीमनी सल्फाइड है, और आपके पास स्टेनस सल्फाइड है, और इसी प्रकार के अन्य धातु सल्फाइडों के सॉल्व हम किसी विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं, उभय अपघटन अथवा द्विक अपघटन या डबल डिकम्पोजिशन विधि के द्वारा। इस विधि में क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमें आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व बनाना है, तो आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्व कैसे बनाएंगे, आर्सेनियस ऑक्साइड के ठंडे जलीय विलयन में H2S गैस प्रोवाइड करेंगे। कौन सी गैस प्रोवाइड करेंगे, H2S गैस प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड करने पर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आर्सेनियस सल्फाइड मिलेगा और जल मिलेगा, आर्सेनियस सल्फाइड का पीला सॉल्व मिलेगा। संतुलित करते हैं, 3 है यहाँ S, 3 यहाँ लगा दीजिए, वैलेंस हो गई आपके पास AH2O3 प्लस 3H2S इज इक्वल टू AH2S3 प्लस 3H2O, राइट। आर्सेनियस सल्फाइड जो होता है इसका कलर है पीला, तो यहां पर आर्सेनियस सल्फाइड का पीला सॉल्व प्राप्त होगा। दूसरा है ऑक्सीकरण, ये दूसरा प्रोसेस है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के द्वारा हम क्या बनाते हैं, हम सल्फर, आयोडीन आदि अधातु तत्वों के सॉल्व प्राप्त करते हैं। ऑक्सीडेशन के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं, हम सल्फर, आयोडीन इस तरह की जो अधातु हैं उनके सॉल्व प्राप्त करते हैं। जैसे हमें मान के चलिए सल्फर सॉल्व बनाना, तो सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित करें तो क्या प्राप्त होगा, हमें सल्फर सॉल्व प्राप्त होगा। कैसे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S की मध्य क्रिया कैसे होती है, H2S प्लस O इज इक्वल टू H2O प्लस S, SO2 इज इक्वल टू S प्लस 2O
इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें, ये O से O कैंसिल हो जाएंगे दोनों, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2H2S प्लस SO2 इजकल टू 2H2O प्लस 3S। तो इस तरह से ऑक्सीकरण विधि में H2S का यहां ऑक्सीकरण हो रहा है, इस प्रकार हम सल्फर सॉल्ट प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर हो रहा होगा। अगली विधि है हमारे पास बाय रिडक्शन या अपचयन के द्वारा। इस विधि के द्वारा गोल्ड, सिल्वर आदि धातुओं के सॉल्ट प्राप्त किए जाते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? हमारे पास हमें गोल्ड सॉल्ट बनाना है, गोल्ड सॉल्ट बनाने के लिए ऑरिक क्लोराइड का पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड से अपचयन करने पर गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होगा, जिसे पर्पल ऑफ कॉशियस कहा जाता है। इसमें क्या हो जाता है, AuCl3 फॉर्मल्डिहाइड के जलीय विलयन में पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम कार्बोनेट की उपस्थिति में अपचयित होगा। अपचयित होने के बाद क्या होगा, गोल्ड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिलेगा, और HCl संतुलित करने के लिए तो गोल्ड सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा हमें। दूसरा, हम इसको स्टेनस क्लोराइड से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑरिक क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, गोल्ड सॉल्ट और स्टेनिक क्लोराइड। तो इस प्रकार गोल्ड क्लोराइड का अपचयन हो जाएगा किसमें, गोल्ड में। समझने के लिए इसको समझते हैं कि यहां पर गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 और यहां पर क्या है 0। अब क्योंकि गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 हो रहा है, तो हमने पहले पढ़ा है क्या है कि जब कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो हम वहां कहते हैं कि अपचयन हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, गोल्ड का अपचयन हो रहा है। ऐसे यहां पर भी देखें, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पर 0 है। तो इस तरह से गोल्ड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर? अगला जो प्रोसेस है वो है हाइड्रोलाइसिस के द्वारा या जल अपघटन के द्वारा। जल अपघटन के द्वारा हम मुख्यतः धातु हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड आदि हाइड्रोक्साइडों के सॉल्ट इसी विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि में मान के चलिए हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनाना है, तो कैसे बनेगा, उबलते हुए जल में फेरिक क्लोराइड विलयन की कुछ बूंदें मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का सॉल्ट प्राप्त होता है। तो इस तरह से फेरिक क्लोराइड को हमें किसमें मिलाना पड़ेगा, बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए जल में। जैसे ड्रॉप डालेंगे तो वहां एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, उस सॉल्ट का नाम क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। कलर कैसा होगा उसका, रेड कलर होगा। क्लियर? अगली जो कोलाइड बनाने की जो विधि है उसमें होती है परिक्षेपण विधियां, डिस्पर्सन मेथड्स। इसमें मुख्य रूप से यांत्रिक परिक्षेपण होती है, विद्युत विघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि और पेप्टीकरण के द्वारा हम इनको बना सकते हैं। सर्वप्रथम आपको यांत्रिक परिक्षेपण विधि के बारे में बताते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। इसमें कोलाइडी कणों को एक कोलाइडी मिल में पीसते हैं। इस विधि का उपयोग पेंट, वार्निश, प्रिंटिंग प्रेस की इंक, डीडीटी आदि के निर्माण में किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास पदार्थ होता है उसको कोलाइडी मिल में डालते हैं। कोलाइडी मिल में क्या एक चक्की की तरह होती है। जैसे आप मानिए मिक्सर, आपके पास मिक्सी है ना, मिक्सी तो आप लोगों ने देखी है। जैसे मिक्सी में हम लोग कोई चीज पीसते हैं, इसी तरह से कोलाइडी मिल में उस चीज को पीसा जाता है। और पीसने के बाद हमें पेंट हुआ या आपके पास वार्निश हुई या प्रिंटिंग प्रेस की हुई, इस तरह के कोलाइडी विलयन इसमें प्राप्त कर लेते हैं।
दूसरी विधि है विद्युत विघटन या ब्रेडिक आर्क विधि, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड। परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच एक इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होने से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा से क्या होगा, धातु को वाष्पित कर देगी और जो धातु है जो फिर संघनित होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलाइडी विलयन में कन्वर्ट हो जाएगी। मुख्य रूप से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातुओं के सॉल्व ब्रेडिक आर्क विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, ये हमारे पास आइस बात है, मतलब बर्फ इसमें भरी हुई है और ये परिक्षेपण माध्यम और इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जैसे हम इसमें स्पार्किंग उत्पन्न करते हैं, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ एक ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या करेंगे, जो भी मेटल हमने यूज किए इसमें, मान के चलिए किसी भी धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच हम उत्पन्न कर रहे हैं, तो गोल्ड है, प्लेटिनम है, इस तरह के हम धातु यहाँ प्रयुक्त करते हैं, वो वाष्पित हो जाएंगी और वाष्पित होने के बाद उनको हम संघनित कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे और कंडेंस करने के बाद हम कॉलाइडी आकार के कण प्राप्त कर लेंगे। अगला है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। किसी अपक्षेप को विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर, किसके साथ हिलाकर, परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कॉलाइडी सॉल्व में परिवर्तित करने का प्रक्रम पेप्टीकरण या पेप्टन, इसको पेप्टन भी कहा जाता है, पेप्टीकरण या पेप्टन कहा जाता है। इस प्रक्रम में वैद्युत अपघट्य पेप्टी कारक का कार्य करता है। जो वैद्युत अपघट्य है उसको क्या कहते हैं, पेप्टी कारक। इस प्रक्रम में जो वैद्युत अपघट्य प्रयुक्त किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टी कारक। पेप्टीकरण के दौरान अवक्षेप वैद्युत अपघट्य के किसी एक प्रकार के आयनों को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है। चाहे तो वो धनात्मक आयन है, चाहे वो ऋणात्मक आयन है, इनमें से किसी एक प्रकार के आयनों को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है, जिससे अपक्षेप पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ सकता है अथवा धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो अंततः कॉलाइडी आकार के कणों में विभक्त हो जाता है। लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलाइडी आकार के छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अपक्षेप में फेरिक क्लोराइड का तनु विलयन मिलाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सतह पर फेरिक आयनों के अधिशोषण से एक स्थायी सॉल्व प्राप्त हो जाता है। देखिए ये आपके पास है फेरिक हाइड्रोक्साइड और इसमें फेरिक क्लोराइड का तनु विलयन बनाया, तो फेरिक क्लोराइड के दो पार्ट हैं, FeCl3, ये दो पार्ट हैं इसके। एक तो इसमें फेरिक आयन होता है और दूसरा इसमें क्या है, क्लोराइड आयन। अब फेरिक क्लोराइड का जो धनात्मक आयन है, फेरिक आयन, ये इस फेरिक हाइड्रोक्साइड की परत के बाहर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है अधिशोषण के कारण। अब ये जो पोर्शन बना, ये कॉलाइडल परत जो आपके पास स्थायी सॉल्व बना, ये वाला बना, और जो नेगेटिव आयन है वो कहां रहेंगे, वो बाहर रहेंगे। यदि हम बात करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के बाहर फेरिक आयन आ जाएंगे, Fe+3 आयन, ऐसे ऐसे चार ओर को बन जाएंगे, और जो क्लोराइड आयन है ये इसके भी चार ओर रह जाएंगे। तो ये जो बाहर वाली परत है इसको तो विस्तृत परत कहा जाता है, और जो ये आपके पास पूरा पोर्शन बना हुआ है, ये अंदर वाला जो पोर्शन है, ये कॉलाइडल सॉल्व है, स्थायी।